Hello everyone, this is Dr. Shelja and welcome to another lecture on sexual reproduction in flowering plants. This is the last part of this series and in this video we are going to discuss about fruits and seeds. So let's get started. अब इसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी ओवरी होती है वो क्या करती है, आगे डेवलप होकर बनाती है फ्रूट, और जो हमारी सीड्स होती है वो किससे बनती हैं, ओव्यूल से. ठीक है. सो ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट्स वेयर एज द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स. ठीक है. तो जो हमारी सीड होती है इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, उसको नाम दिया जाता है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. ठीक है. सो क्वेश्चन कैन कम एज एन MCQ कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल किसे बोला जाता है, तो सीड ही है जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, क्योंकि ओव्यूल जो है वो आगे जाके क्या और बनने वाला है, सीड बनने वाला है. हैंस सीड इज रेफर्ड टू एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. अभी हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सीड हमें पता होना चाहिए. तो ये हमारा सीड का स्ट्रक्चर है. सबसे पहले सीड जिसको कवरिंग जो कवर करके रखता है सीड को, उसको नाम दिया जाता है सीड कोट. सो द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सीड इज द सीड कोट. ठीक है. उसके बाद सेकेंड स्ट्रक्चर ये जो हमें दिखाया गया है, दिस इज द एम्ब्रियो. ठीक है. सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर जो कवर करके रखेगा दैट इज़ द सीड कोट. ये हमारा एम्ब्रियो है कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस और एक कॉटिलेडन इसके अंदर प्रेजेंट है. ठीक है. तीसरा होता है हमारे पास एंडोस्पर्म. अब ये जो हमारा एंडोस्पर्म होता है, हमने पहले भी देखा कि एंडोस्पर्म क्या करता है, इसके पास बहुत सारा फूड रिजर्व रहता है और ये क्या करता है, न्यूट्रिशन सप्लाई करता है टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. ठीक है. हेंस द सीड कंसिस्ट्स ऑफ अ सीड कोट जो कि सबसे बाहर वाली कवरिंग रहेगी. फिर होता है एक एम्ब्रियो जिसके पास दो पार्ट्स होते हैं, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और एक जिसको हम कहते हैं कॉटिलेडन. ठीक है. और तीसरा एंडोस्पर्म जो कि इसके अंदर क्या होता है, रिजर्व फूड होता है एंड इट इज़ यूज फॉर प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो. ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ सीड्स. अब जो हमारे पास सीड्स आती है, NCERT बोलती है कि जो हमारी सीड्स होती है वो 3 तरह की हो सकती है. सबसे पहले आती है एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड्स. नाम ही बता रहा है, यानी कि वो सीड्स जिनके पास क्या है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है. ठीक है. 3 तरह की सीड्स हो सकती है. सबसे पहली जिनको बोला जाता है एंडोस्पर्मिक सीड्स, यानी कि जिनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है. ठीक है. दूसरी सीड जो होती है नॉन एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिंग, जिनके अंदर ये वाला पोर्शन नहीं है, यानी कि जिनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता. ठीक है. यानी कि इसमें हुआ क्या है, जब हमारे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट हो रही थी तो ये पूरा का पूरा फूड न्यूट्रिशन यूज़ हो गया था, तो अब इनके पास आखिरी में क्या है, एंडोस्पर्म बचा ही नहीं. ठीक है. तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स वो होती हैं जिनके पास एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं रहता है, क्योंकि वो कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. ठीक है. जब ये डेवलप हो रहा है तो सारा का सारा न्यूट्रिशन इसने ले लिया, तो वो सीड जिनके पास ये बचा ही नहीं, उनको क्या नाम दिया जाता है, नॉन एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स. ठीक है. तीसरी है पेरिस्पर्मिक सीड्स. पेरिस्पर्मिक सीड्स वो सीड्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, न्यूसिलस के रेमनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं. पहले हमने डिस्कस किया हुआ है न्यूसिलस को. सो पेरिस्पर्मिक सीड्स वो होती हैं जिनके पास रेमनेंट्स ऑफ न्यूसिलस प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है. तो नाम ही है जो हमें बता रहे हैं, लेकिन इसमें इन नाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके एग्जाम्पल्स है जिनको MCQs में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है. सो वी मस्ट हैव एन आइडिया ऑफ दीज. ठीक है. सबसे पहले हम बात करेंगे एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड्स की. तो एंडोस्पर्मिक सीड्स वो होती हैं जिनके पास एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है. ठीक है. एंडोस्पर्मिक सीड्स के आपने एग्जाम्पल याद रखना है. इसमें हमने एक निमोनिक बनाया है, दैट इज BMWSC. सो B इज़ फॉर बार्ले, M इज़ फॉर मेज, W इज़ फॉर व्हीट, सनफ्लावर एंड कैस्टर. ठीक है. तो BMWSC स्टैंड्स फॉर एंडोस्पर्मिक. ठीक है. फिर दूसरी हमारे पास आते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक, जिसका एग्जाम्पल क्या रहता है, पी और ग्राउंडनट. तो वो सीड्स जिनके पास एंडोस्पर्म नहीं बचा है, उनका एग्जाम्पल हमने याद रखना है PG से हम याद रखेंगे पीस एंड ग्राउंडनट्स. ठीक है. फिर आती है हमारे पास तीसरी पेरिस्पर्मिक सीड्स. पेरिस्पर्मिक सीड्स वो होती है जिनके पास न्यूसिलस के रेमनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, और इसका आप इसका BP याद रख ले. तो BP यानी कि 2B, तो दैट इज़ ब्लैक पेपर एंड बीट फॉर पेरिस्पर्मिक सीड्स. ठीक है. सो दिस इज़ बेसिकली
सीड के बारे में जो हमने सबसे पहले बताया है कि जो हमारी सीड होती है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल उसको कहते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सीड था जिसमें प्रेजेंट रहता है सीड कोड, एक एम्ब्रियो होगा और एंडोस्पर्म जो कि प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो जिनमें ये एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है उनको हम क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड्स। एग्जाम्पल रहेगा BMWS सीड, ठीक है। दूसरी जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता उसका एग्जाम्पल रहेगा PG। और तीसरी पेरिस्पर्मिक सीड जिनमें क्या होता है, रेमनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं और इसका एग्जाम्पल क्या रहेंगे, BB, दैट इज ब्लैक पेपर एंड बीट। So now let us take a look at the structure of ovule। ओव्यूल के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो हमने ये पहले भी देखा है। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल जब हमने देखा था, एनाट्रोपस ओव्यूल का जब हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, तो सबसे पहले हमने बोला था कि ये ओव्यूल है तो जो हमारी कवरिंग इंटेग्यूमेंट्स थे उसके बाहर, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट्स हमें को देखने को जब मिले थे तो उसमें हमने देखा था कि जो इंटेग्यूमेंट्स होता है वो क्या करते हैं, कवरिंग बनाते हैं ओव्यूल की, ठीक है। तो ये जो इंटेग्यूमेंट्स है ये आगे जाके क्या बनाने वाले हैं, सीड कोट, ठीक है। तो अब उसी को रिकॉल करते हुए हम लेट अस सी कि अब जो हमारे इंटेग्यूमेंट्स है वो आगे जाके क्या बनाएंगे, सीड कोड बना देंगे, ठीक है। तो जो इंटेग्यूमेंट्स ओव्यूल, ये हमारा ओव्यूल था, इसको हमारे कवर करके कौन रख रहे थे, आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट्स। तो ये आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट्स फ्यूचर में जाकर क्या बनाने वाले हैं, एक सीड कोट, यानी कि हमारी सीड की जो कवरिंग होगी उनको हम क्या अब नाम दे देंगे, सीड कोट, ठीक है। तो जब वो अंडर डेवलप थे, ओव्यूल का स्ट्रक्चर था, तब हमने उसको नाम दिया इंटेग्यूमेंट्स। जब वो थोड़े डेवलप हुए, जब वो सीड बन गया तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, सीड कोट, ठीक है। फिर अभी हमने पीछे डायग्राम में देखा था माइक्रोपाइल, मैंने बताया था माइक्रो मतलब छोटी सी और पाइल मतलब का एक छोटा सा ओपनिंग। तो माइक्रोपाइल यानी कि एक छोटी सी ओपनिंग जो प्रेजेंट रहती है ओव्यूल के टॉप पर, ठीक है। तो अब माइक्रोपाइल हमने बताया था कि अभी आगे जाके क्या बनाने वाला है, एक छोटा सा पोर बनाएगी सीड कोट के अंदर, जिसके थ्रू क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री हो सकती है हमारे सीड में। तो ये हमारा क्या है, ये सीड है, यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग रहती है। ये हमारा माइक्रोपाइल था, ओव्यूल जब हमारा था तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी ओपनिंग देखी थी जिसको हमने क्या नाम दिया था, माइक्रोपाइल। अभी आगे जब डेवलप होएगी, जब हमारा ओव्यूल जो है हमारा सीड में डेवलप होएगा तो हमें यहाँ पे एक ओपनिंग देखने को मिलती है सीड के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक छोटा सा पोर होगा सीड कोट में, जिसके थ्रू हमारे पास इस सीड को क्या मिलता है, वाटर और ऑक्सीजन, ठीक है। सो दे सबसे पहले हमारे पास हमने डिस्कस किए इंटेग्यूमेंट्स आगे जाके क्या बनाने वाले हैं, सीड कोट, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। फिर जो हमारा माइक्रोपाइल है वो क्या, उसका फंक्शन क्या रहेगा, वाटर और ऑक्सीजन की एंट्री सीड के अंदर, ठीक है। अब चेंजेस हमें क्या देखने को मिलते हैं, जैसे जैसे हमारी सीड की डेवलपमेंट होती है, सबसे पहली चीज़ जो होती है वो क्या होता है, वाटर कंटेंट क्या कर जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है। यानी कि जो हमारी सीड होती है वो क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। ओनली 10 to 15% मॉइस्चर जो हमें प्रेजेंट देखने को मिलता है, ठीक है। जो हमारा एम्ब्रियो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो आती है, जो देखने को मिलती है, दैट इज़ डोरमेंसी। यानी कि जो हमारा एम्ब्रियो है, इट मे एंटर इनटू अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी और इन फेवरेबल कंडीशंस थे जर्मिनेट, ठीक है। तो जब हमारे सीड की डेवलपमेंट होती है तो जो जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, सबसे पहली चीज़ तो जो है कि जो वाटर कंटेंट होता है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है। सिर्फ 10 से 15% मॉइस्चर ही देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद जब हमारी सीड डेवलपमेंट हो रही होती है तो दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर हमारी सीड को एडिक्वेट ऑक्सीजन, वाटर या फिर टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो जो हमारी सीड होती है, वो जो हमारा एम्ब्रियो होता है वो क्या करता है, डोरमेंसी के स्टेज में चला जाता है। यानी कि वो कोई एक्टिविटी उस दौरान शो नहीं करता। जब हमारे पास फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, यानी कि जब हम हमारे एम्ब्रियो को अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगी, वाटर मिलेगा, अच्छा टेम्परेचर मिलेगा, फिर वो जाके क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सीड। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फ्रूट्स, ठीक है। अभी हमने देखा था कि जो हमारे ओव्यूल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, सीड्स बनाते हैं, जबकि जो हमारी ओवरी होती है ये क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है, ठीक है। अब हमारा जो ओवरी है, इसकी जो ये बाहर वाली जो वॉल होती है वो किस में डेवलप करती है, पेरिकार्प में। यानी कि जो हमारी आउटर वॉल ऑफ फ्रूट होती है उसको नाम क्या दिया जाता है, पेरिकार्प। पेरी यानी कि अराउंड और
तो पेरिकार्प बेसिकली है क्या, आउटर वॉल ऑफ फ्रूट हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारी ओवरी है, ओवरी की जो वॉल होती है वो डेवलप किस में करती है, पेरिकार्प में, ठीक है। अब एनसीईआरटी बोलती है कि जो फ्रूट्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है, फॉल्स फ्रूट्स होते हैं और एक होते हैं ट्रू फ्रूट्स, ठीक है। अब अभी हमने सबसे पहले एक चीज़ बोली थी कि सीड्स जो होती हैं वो डेवलप करती हैं ओव्यूल्स में, और जो हमारे ओवरी होती है वो डेवलप करती है फ्रूट्स में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने बताई है वो दैट इज़ ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। अब एक चीज़ लाइन आ जाती है एनसीईआरटी के अंदर कि जो फ्रूट्स होते हैं वो डेवलप करते हैं, डेवलप फ्रॉम ओवरी एंड थैलेमस, ठीक है। ये हमारी क्या है, फ्लावर का स्ट्रक्चर है। दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा पिस्टिल हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या है, एंड दिस इज थैलेमस, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा थैलेमस, जिसको हम क्या बोलते हैं, या फिर रिसेप्टेकल भी इसको नाम दिया जाता है, ठीक है। तो वो फ्रूट्स जो किससे बनते हैं, ओवरी और थैलेमस से बनते हैं, उनको बोला जाता है फॉल्स फ्रूट्स, ठीक है। वैसे हम हमेशा एक लाइन बोलते हैं कि जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट किससे होती है, ओवरी से, लेकिन वो फ्रूट्स जो किससे बनते हैं, इन दोनों चीज़ों से, यानी कि ओवरी और थैलेमस से बनते हैं, उन फ्रूट्स को क्या बोला जाता है, फॉल्स फ्रूट्स। तो फॉल्स फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो डेवलप करते हैं फ्रॉम ओवरी एंड थैलेमस, जबकि ट्रू फ्रूट्स वो होते हैं जो डेवलप करते हैं ओनली फ्रॉम ओवरी, ठीक है। एंड ट्रू फ्रूट्स आर दोज फ्रूट्स दैट डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी, ठीक है। जो शुरू से हम जो लाइन पढ़ते आ रहे हैं कि ओवरी हमारी फ्रूट्स बनाती है, तो वो फ्रूट्स उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रू फ्रूट्स। फॉल्स फ्रूट्स वो होते हैं जो इन दोनों स्ट्रक्चर से बनते हैं, यानी कि ओवरी भी उसमें इन्वॉल्व रहेगी और थैलेमस भी उसमें इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दे कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यूज, तो हमें पता होना चाहिए। फॉल्स फ्रूट्स का एग्जाम्पल्स होता है सैक, यानी कि तुम ऐसे याद रखेंगे हम इसको, सैक ऑफ फॉल्स फ्रूट्स, ठीक है, यानी कि एक बोरी भरी हुई है फॉल्स फ्रूट्स की, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, सैक, SAC, यानी कि स्ट्रॉबेरी, एप्पल एंड कैशू, ठीक है। जबकि ट्रू फ्रूट्स का एग्जाम्पल्स हमारे बाकी भी जितने भी फ्रूट्स होते हैं सारे के सारे ट्रू फ्रूट्स में आते हैं, यानी कि वो सिर्फ ओवरी से डेवलप कर रहे हैं। हमें 3 फ्रूट्स के एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी जो प्रोवाइड कर रही है वो सैक है, विच डेवलप फ्रॉम ओवरी एंड थैलेमस, ठीक है। अब तीसरी टर्म हमारे पास आती है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, ठीक है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स हमारे पास वो फ्रूट्स होते हैं जो डेवलप करते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये कैसे बनते हैं ये आगे आपको समझाया जाएगा, लेकिन अभी के लिए वी मस्ट ओनली नो दिस कि पार्थेनोकार्पिक जब भी वर्ड आएगा तो इसका मतलब होता है कि फ्रूट्स की या फिर सीड्स की डेवलपमेंट हुई है विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, डायरेक्टली हमारे पास क्या बन गया है, फ्रूट की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। सो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर दोज जो कि डेवलप करते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, मोस्ट फेमस एग्जाम्पल जो कि एमसीक्यूज में भी आता है, दैट इज़ बनाना, ठीक है। सो बनाना इज़ अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और इस एक लाइन हमेशा इसमें याद रखनी है कि जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं वो सीडलेस होते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुई नहीं तो वो क्या, उनके अंदर सीड्स होते नहीं हैं, ठीक है। सो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो सीडलेस होते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन उनकी डेवलपमेंट होती है, और एग्जाम्पल हमारे पास रहता है उसका बनाना, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं फ्लैशी फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स के एग्जांपल्स, ठीक है। फ्लैशी फ्रूट्स नाम ही बता रहा है, हमें पता भी है कि ऑरेंज हो गया हमारा, मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे फ्लैशी फ्रूट्स के एग्जांपल रहते हैं। जबकि ड्राई फ्रूट्स में ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूजिंग भी रहता है और ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स हैं वो तो हमें याद रखने ही रखने हैं। तो ड्राई फ्रूट्स में एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल याद रहता है मस्टर्ड का, तो आप इसको डी से याद रखिए, मस्टर्ड डी से एंड हो रहा है, ड्राई डी से स्टार्ट हो रहा है। सो मस्टर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राई फ्रूट। और एक ग्राउंड नट तो हमें पता ही है, मूंगफली जो होती है वो क्या होती है, ड्राई होती है, ठीक है। तो फ्लैशी फ्रूट्स, जितने भी फ्लैशी फ्रूट्स हमें याद आते हैं वो सारे के सारे, ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, गावा हो गया, ठीक है। और ड्राई में मस्टर्ड डी एंड नेक्स्ट इज ग्राउंड नट, मूंगफली, ठीक है। अब एक हमारे पास क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे मोस्टली एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि लार्ज नंबर ऑफ टाइनी सीड्स किस किस में प्रेजेंट रहती है, यानी कि बहुत छोटा नंबर ऑफ सीड्स, इतनी सारी सीड्स प्रेजेंट किस किस में रहती है। तो इसके एग्जाम्पल्स हमने याद रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज़ ऑर्किड्स, ठीक है। ऑर्किड्स ओरोबैंके,
फिकस एंड स्ट्रिगा। ये चारों एग्जाम्पल्स टिप्स पर याद होने चाहिए। OOFS, ठीक है, ऑर्किड, ओराबैंके, फिकस एंड स्ट्रिगस, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स इन विच लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर प्रेजेंट। छोटी छोटी बहुत सारी सीड्स प्रेजेंट रहती है, हमें देखने को मिलती है इन ऑर्किड, ओराबैंके, फिकस एंड स्ट्रिगा, ठीक है। अब एक बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनसीईआरटी में जो दिया गया है कि व्हाई इज़ एप्पल कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। एप्पल को फॉल्स फ्रूट हम क्यों बोलते हैं, तो इसका एग्जांपल हमें पता चल गया, क्योंकि जो एप्पल होता है इस फॉल्स फ्रूट उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट डेवलप्स फ्रॉम बोथ ओवरी एंड थैलेमस, ठीक है। और विच पार्ट ऑफ फ्लावर फॉर्म्स फ्रूट, ये भी हमें पता है कि कौन सा पार्ट जो है वो फ्रूट बनाता है एप्पल के अंदर, तो वो दोनों हैं, ओवरी एंड थैलेमस, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रूट्स। फ्रूट्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो कि याद रखने हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है कि वो क्या होती है, ओवरी जो है वो फ्रूट्स में डेवलप करती है। फ्रूट्स दो तरह के हो सकते हैं, फॉल्स भी हो सकते हैं, ट्रू भी हो सकते हैं। फॉल्स जो होते हैं वो दो पार्ट से बनते हैं, ओवरी एंड थैलेमस से। ट्रू जो होते हैं वो सिर्फ ओवरी से बनते हैं। एग्जाम्पल इसका रहेगा सैक ऑफ फॉल्स फ्रूट्स, ठीक है। देन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स वो होते हैं जो सीडलेस होते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप करते हैं, एग्जाम्पल बनाना, ठीक है। फिर फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं और ड्राई फ्रूट्स के एग्जाम्पल्स हो गए। देन लार्ज नंबर ऑफ टाइनी सीड्स कैन बी सीन इन ऑर्किड, ओराबैंके, फिकस एंड स्ट्रैग। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वाइबिलिटी ऑफ सीड्स। वाइबिलिटी मतलब है कि जो सीड्स है हमारी कितनी देर तक वाइबल रह सकती है, यानी कि कितनी देर तक जिंदा रह सकती हैं आफ्टर डिस्पर्जन, ठीक है। जब सीड्स क्या हो गई, डिस्पर्ज हो गई है, सो टाइम फॉर विच द सीड्स रिमेन अलाइव आफ्टर डिस्पर्शन इज़ द वाइबिलिटी ऑफ सीड्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, उनका ज़िंदा रहने का टाइम है कि उनकी कितनी लाइफ होती है, शेल्फ लाइफ उनकी कितनी है, ठीक है। अब इसमें भी हमारे MCQs बनते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो है दैट इज़ ऑफ ल्यूपिनस आर्क्टिकस, ठीक है। एंड अनदर इज़ ऑफ डेट पाम जिसका साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम है फिनिक्स टेक्टिलाइफेरा। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, इनमें हमारे पास वाइबिलिटी पूछी जा सकती है। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास है ल्यूपिनस आर्क्टिकस का, जो कि 10,000 ईयर्स ओल्ड है, यानी कि ये सीड जो है वो प्लांट से डिस्पर्स होने के बाद 10,000 साल तक वाइबल रही थी, ठीक है। और ये कहाँ से एक्सकेवेट की गई है, कहाँ से निकाली गई है, फ्रॉम आर्कटिक टंड्रा, ठीक है। दूसरे हमारे पास है डेट पाम। जो डेट पाम है उसकी वाइबिलिटी है 2000 साल की, ठीक है। और वो एक्सकेवेट की गई थी एट किंग हेरोड्स पैलेस नियर डेड सी। ये सारे NCERT में फिगर्स दिए गए हैं, इनको चाहे आप याद ना रखें, लेकिन आपको वाइबिलिटी ज़रूर पता होनी चाहिए ऑफ ल्यूपिनस आर्क्टिकस। इट इज़ 10,000 ईयर्स ओल्ड। एंड जो हमारी डेट पाम है, तो डेट पाम आप याद रख लो 2 से, ठीक है। सो 2 मतलब डेट पाम 2,000 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। सो इट इज़ 10,000 ईयर्स ओल्ड वेयर इज इट इज़ 2,000 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो वाइबिलिटी का बेसिक मतलब ये है कि कितनी एक सीड की शेल्फ लाइफ रह सकती है डिस्पर्जन के बाद, जिसमें सबसे पहले आती है ल्यूपिनस आर्क्टिकस जो कि 10,000 साल पुरानी है, और जो हमारी डेट पाम है वो 2,000 साल उसकी वाइबिलिटी है।